फ्रेंड्स, माय नेम इज नीतू झा फ्रॉम एसआरटी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। तो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। जब हम फॉरेन करेंसी का प्राइस निकालते हैं डोमेस्टिक करेंसी की टर्म्स में तो उसको बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो बेसिकली हम एक्सचेंज रेट को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम फॉरेन मार्केट में हमको गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करना होता है और सेल करना होता है तो उसमें हमको फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ती है। तो यही जब हम फॉरेन करेंसी के प्राइस को डोमेस्टिक करेंसी की टर्म्स में निकालते हैं तो उसको फॉरेन एक्सचेंज रेट बोला जाता है। और इस एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और दूसरा होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है? बेसिकली फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम इज ऑफिशियली फिक्स्ड और डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल बैंक और द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री। जब किसी भी कंट्री की सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट ये मिलकर डिसाइड करती है कि एक्सचेंज रेट क्या होगा, यानी कि उस करेंसी का प्राइस फॉरेन करेंसी की टर्म्स में क्या होगा, जब ये सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं किसी कंट्री की तो उसको बोलते हैं हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है? इसमें एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने के लिए मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया जाता है। मार्केट फोर्सेस क्या होता है? मार्केट फोर्सेस होती है हमारी डिमांड और सप्लाई। जब एक्सचेंज रेट को मतलब एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होने के लिए सारे फोर्सेस को डिमांड और सप्लाई पे छोड़ दिया जाए, यानी कि जितनी डिमांड है उसी हिसाब से सप्लाई है। इस तरीके से समझ सकते हैं कि जितनी डिमांड है और जितनी सप्लाई है इस हिसाब से जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगा या जो एक्सचेंज रेट आएगा वो होता है हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में। इसमें सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट किसी भी तरीके से इंटरवेन नहीं करती है। इसको कहते हैं हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो किसी भी फॉर एग्जांपल जब हम बोलते हैं कि $1 इज इक्वल्स टू 50 रुपी, तो इसका मतलब है कि हम फॉरेन करेंसी को डोमेस्टिक करेंसी की टर्म्स में शो कर रहे हैं। इसको ही बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो अब बात आती है कि हम फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं, व्हाट इज द रीजन टू स्टडी दिस टॉपिक। तो इन डे टू डे लाइफ हमको इंटरनेशनल मार्केट में ट्रांजैक्शंस करने होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करना होता है और गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करना होता है। इसी के लिए हमको फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ती है। अब जब हमको फॉरेन करेंसी चाहिए तो क्योंकि हमारे यहाँ की करेंसी अलग है और फॉरेन में करेंसी अलग है और उनकी वैल्यूज भी अलग है। जब हम एक कंट्री की करेंसी में अपनी कंट्री की करेंसी को या किसी कंट्री की करेंसी को कंपेयर करते हैं तो उसको ही बोला जाता है एक्सचेंज रेट या फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो सबसे पहले देखते हैं क्या सोर्सेज है डिमांड ऑफ एक्सचेंज रेट के। सोर्सेज ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। सबसे पहले ये देखते हैं कि हम लोग फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों करेंगे, क्यों हम फॉरेन करेंसी की डिमांड करेंगे। तो देखो सबसे पहला है इसमें टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। हमको भी तो फॉरेन मार्केट से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने होते हैं तो उसके लिए हमको फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ती है। एक तो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए हम फॉरेन करेंसी की डिमांड करेंगे, फाइनेंशियल असेट्स को खरीदने के लिए करेंगे, गिफ्ट्स एंड रेमिटेंसेस गिफ्ट्स देने के लिए करेंगे, और हाँ तो इन चीजों के लिए हम फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं। यहाँ पर एक चीज और समझ लेते हैं कि जो डिमांड होता है, डिमांड इज फॉरेन छोड़े से ध्यान। नेक्स्ट देखते हैं कि सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। अब हम गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए फॉरेन करेंसी की डिमांड करेंगे। अब जब हमारे पास फॉरेन करेंसी होगी तभी तो हम फॉरेन करेंसी लेंगे। तो हमारे पास फॉरेन करेंसी की सप्लाई किस तरीके से होती है, किस तरीके से हमको फॉरेन करेंसी मिल सकती है। तो कुछ सोर्सेज हैं फॉरेन एक्सचेंज के। ये होता है हमारा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट,
फ्रॉम फॉरेनर्स। जब फॉरेनर्स आके हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे तो वहां से हमको फॉरेन करेंसी मिलेगी। और दूसरी होती है डायरेक्ट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब फॉरेनर्स हमारी कंट्री में आएंगे तो डायरेक्टली परचेज करेंगे यहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज, तो इससे भी हमको फॉरेन करेंसी मिलेगी और फॉरेन करेंसी की सप्लाई होगी। बाय एक्सपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज, जब हम गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे भी हमको फॉरेन करेंसी मिलेगी। एंड देन थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है हमारा रेमिटेंसेस फ्रॉम द नॉन रेजिडेंट्स, फ्रॉम नॉन रेजिडेंट्स। जो यहाँ के रेजिडेंट्स नहीं है, दूसरी कंट्रीज में रह रहे हैं इंडियंस, वो जो रेमिटेंसेस भेजते हैं उनसे भी हमको फॉरेन करेंसी मिलती है, क्योंकि वो फॉरेन करेंसी की फॉर्म में हमारे पास आता है। तो ये कुछ सोर्सेज थे डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी और सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी की। अब देखते हैं कि एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो डिमांड होती है, डिमांड ऑफ एक्सचेंज रेट, डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी is negatively related to exchange rate, और supply of foreign currency is positively related to exchange rate। जो हमारी डिमांड होती है वो नेगेटिवली रिलेटेड होती है एक्सचेंज रेट से, और सप्लाई पॉजिटिवली रिलेटेड होती है एक्सचेंज रेट से। पता है मुझको, अभी समझ नहीं आया होगा, तो इसको ग्राफिकली समझते हैं। इधर लेते हैं हम एक्सचेंज रेट को, y एक्सिस पे लेते हैं हम एक्सचेंज रेट को, और यहाँ पे आती है क्वांटिटी, x एक्सिस पे लेते हैं हम क्वांटिटी। तो मैंने अभी बोला कि जो डिमांड है वो नेगेटिवली रिलेटेड है एक्सचेंज रेट से, यानी कि जब डिमांड बढ़ेगी, पहले थी डिमांड इतनी और अब हो गई क्यू डबल डैश, पहले था एक्सचेंज रेट इतना, अब हो गया एक्सचेंज रेट आर डबल डैश। यानी कि जब इतनी क्वांटिटी की सप्लाई की जा रही थी तो एक्सचेंज रेट कितना था, अब फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ गई, नहीं इसको ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता। हाँ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो नेगेटिवली रिलेटेड है क्वांटिटी से, जब क्वांटिटी कम होगी तो एक्सचेंज रेट ज्यादा होगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अभी फॉरेन मार्केट में करेंसी की सप्लाई ज्यादा हो गई है और डिमांड कम है, तो जब किसी भी चीज की सप्लाई ज्यादा होती है डिमांड कम, एक्सेस सप्लाई, यानी कि वो जो बचा हुआ स्टॉक है, तरीके से अगर गुड्स की मैं बात करें जो बचा हुआ स्टॉक है उसको निकालने के लिए वो प्राइस को कम करना चाहेंगे। तो इसके वाइस वर्सा जब डिमांड एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में होता है, जब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होती है तो उस केस में हमारी डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से, यानी कि डिमांड ज्यादा है, उस चीज को ज्यादा लोग पाना चाहते हैं पर कम सप्लाई की जा रही है उसकी, तो यानी कि लोग उसके लिए ज्यादा प्राइस देने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो इन फोर्सेस की वजह से एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है। आगे है हमारा सप्लाई। नेक्स्ट जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई होता है वो पॉजिटिवली रिलेटेड होता है एक्सचेंज रेट से, यानी कि एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, जब पहले इतना था तो इतनी सप्लाई की जाती है, अब एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी और एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो सप्लाई ज्यादा होगी। इस तरीके से समझ सकते हैं कि प्राइस की फॉर्म में समझे तो अगर प्राइस बढ़ता है तो चीज की डिमांड कम हो जाती है क्योंकि अब लोगों को ज्यादा पे करना पड़ रहा है, और जब
करेंसी इंटरसेक्ट करती है सप्लाई को, तो वहां पर हमारा एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है। इस इकोनॉमी में ये पॉइंट ए हमारा एक्सचेंज रेट होगा जब डिमांड फॉरेन करेंसी सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी को इंटरसेक्ट करेगी। तो अभी तक हमने समझा कि एक्सचेंज रेट क्या होता है और डिमांड ऑफ सोर्सेज क्या है डिमांड के और सप्लाई के, और कैसे डिटरमाइन होता है एक्सचेंज रेट। अब आगे देखते हैं। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है हमारा डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन होता है हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में, होता है हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में, और डेप्रिसिएशन होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में। सबसे पहले समझते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। जब भी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम होती है फॉरेन करेंसी से, जब भी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम होती है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, तो उसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉर एग्जांपल, पहले $1 था 50 रुपए के बराबर, अब $1 हो गया है 70 रुपए के बराबर, यानी कि हमारी रुपये की वैल्यू डिवैल्यूएट हुई है, यानी कि फॉरेन करेंसी के टर्म्स में डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हुई है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि पहले $1 में 50 रुपए का सामान खरीदा जा सकता था, अब $1 में 70 रुपए का सामान खरीदा जा सकता है, यानी कि डॉलर की वैल्यू बढ़ी है और रुपये की वैल्यू घटी है। अगर हम इसको रुपए के टर्म में देखें तो $1 हमारा $1.50 के बराबर है और इधर $1 $70 के बराबर है, यानी कि जो पहले फॉरेनर्स थे यहाँ आकर $1 में 50 रुपए का सामान खरीद सकते थे, अब वो 70 रुपए का सामान खरीद पा रहे हैं, यानी कि 20 रुपए ज्यादा का सामान खरीद पा रहे हैं। हमको 20 रुपए का लॉस हो रहा है, यानी कि हमारी करेंसी यानी कि रुपए डेप्रिशिएट हुई है, रुपए की वैल्यू कम हुई है इन टर्म्स ऑफ डॉलर, इसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन। और जब ये जानबूझ के रुपए की वैल्यू को कम किया जाता है, यानी कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में हमारा सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि एक्सचेंज रेट कितना होगा, तो जब सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट जानबूझ के रुपए की वैल्यू को कम करेगी तो उसको बोला जाएगा डिवैल्यूएशन। को ग्राफिकली समझते हैं। पहले ये था हमारा डिमांड और ये थी सप्लाई। अब किन्हीं कारणों की वजह से डिमांड बढ़ गई, अब डिमांड के बढ़ने की वजह से पहले इतनी क्वांटिटी सप्लाई की जा रही थी और ये था एक्सचेंज रेट, अब डिमांड के बढ़ने की वजह से हमारा एक्सचेंज रेट बढ़ेगा और क्वांटिटी बढ़ेगी। तो पहले अगर मान लेते हैं पहले रेट था 5, अब हो गया 7, पहले एक्सचेंज रेट 5 था, अब एक्सचेंज रेट हो गया 7, यानी कि पहले $1 में 50 रुपए का सामान खरीद सकते थे, अब $1 में 70 रुपए का सामान खरीद सकते हैं, यानी कि हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हुई है, रुपए की वैल्यू कम हुई है। दिस इज द सिचुएशन ऑफ डेप्रिसिएशन। अब देखते हैं कि डेप्रिसिएशन के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। हमारी करेंसी को डेप्रिसिएशन होने के दो कारणों की वजह से करेंसी डेप्रिशिएट हो सकती है। फर्स्ट केस in the case of increase in demand of foreign currency, जब फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, और दूसरा होता है हमारा डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। दूसरा इस तरीके से देख सकते हैं, जब हमारी फॉरेन करेंसी की सप्लाई कम हो जाए तो उस केस में भी करेंसी डेप्रिशिएट होती है। दिस वाज द डिमांड, दिस वाज द सप्लाई इनिशियली, और ये था हमारा एक्सचेंज रेट। अब किन्हीं कारणों की वजह से सप्लाई कम होगी, सप्लाई की कम होने की वजह से सप्लाई कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी S to S', तो इस केस में हमारा एक्सचेंज रेट बढ़ गया और वैल्यू कम होगी, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई कम होगी।
एप्रिशिएट हुई है, पहले $1 $50 के बराबर था, अब $1 $70 के बराबर है। तो दो कारणों की वजह से करेंसी हमारी डेप्रिशिएट हो सकती है, ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई। सिर्फ इसी तरीके से करेंसी एप्रिशिएट होती है। एप्रिशिएट की केस में उल्टा हो जाएगा, एप्रिशिएट की केस में क्या हो जाएगा, एप्रिसिएशन की केस में दो कारण होंगे, इसमें उल्टा हो जाएगा। इसमें हमारी डिमांड बढ़ रही थी, यहाँ ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी एंड इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। इन दो कारणों की वजह से करेंसी एप्रिशिएट हो सकती है। एप्रिशिएट में हमारा उल्टा हो जाता है जब फॉरेन करेंसी के टर्म्स में डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ती है। और दूसरा होता है डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन होता है जब सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट जानबूझकर करेंसी की वैल्यू को बढ़ाती है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि हमारी करेंसी डिवैल्यूएट होती है। अब है कि करेंसी को डिवैल्यूएट या रिवैल्यूएट क्यों किया जाता है जानबूझ के। देखो, अभी मैंने कहा कि पहले $1 में $50 का सामान खरीदा जा सकता था, अब $1 में $70 का सामान खरीदा जा रहा है। तो कभी कभी करेंसी को जानबूझकर भी डिवैल्यूएट और रिवैल्यूएट किया जाता है। डिवैल्यूएट करने से क्या होगा, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, एफडीआई बढ़ेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। जब फॉरेनर्स जो इन्वेस्टर्स है वो ये देखेंगे कि जो वो $1 में ज्यादा रुपए का सामान खरीद सकते हैं, तो वो आएंगे यहाँ पर परचेज करने के लिए, इसी तरीके से इन्वेस्ट करने के लिए आएंगे। तो कभी कभी जानबूझकर करेंसी को डिवैल्यूएट किया जाता है जिससे कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सके, डायरेक्ट परचेज ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो सके और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ सके। तो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से करेंसी को डेप्रिशिएट किया जाता है या फिर एप्रिशिएट किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने समझा कि एक्सचेंज रेट क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, और इसके दो तरीके होते हैं हमारे, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है जब जानबूझ के सेंट्रल बैंक करती है, और फ्लेक्सिबल होता है जब सप्लाई और डिमांड डिटरमाइन करते हैं एक्सचेंज रेट को। और यहाँ पर इसमें डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन क्या होता है। डिवैल्यूएशन हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है और डेप्रिसिएशन फ्लेक्सिबल, यानी कि डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस की वजह से जब करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो उसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है, और जब जानबूझ के करेंसी की वैल्यू को फॉल किया जाता है तो उसको डिवैल्यूएशन बोला जाता है। तो बच्चों ये मेन डिफरेंस को याद रखना है कि डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन क्या होता है, इसमें बहुत मिस्टेक होती है।